नमस्ते। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और इस पर विचार करो। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं साइंस क्लब बाय सुमित शर्मा के इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर हम कुछ दिनों से साइंस महामैराथन के माध्यम से आरबीएसई बोर्ड जो 21 तारीख को साइंस का पेपर लेने वाला है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंस महामैराथन का आज दिन है दूसरा, जिसके अंदर हम करेंगे कंप्लीट बायोलॉजी इन वन शॉट। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का एक बार फिर से मैं सुमित शर्मा, आपका साइंस ट्यूटर, आज की इस क्लास के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर हम 10th क्लास की कंप्लीट बायोलॉजी को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो काफी अच्छी लाइन हमने लिख के रखी है, पढ़ लो चाहे कहीं से, सवाल आएगा यहाँ से। ठीक है ना, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको एक चीज पता है कि हमारे बायोलॉजी है, ये हमारे चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होती है। ठीक है, बायोलॉजी के टोटल कितने चैप्टर हैं हमारे पास? हमारे पास बायोलॉजी के टोटल चैप्टर है 5। बायोलॉजी के टोटल चैप्टर कितने हैं? 5। और ये पांचों के पांचों चैप्टर मिलकर कितने नंबर हमें एग्जाम में देंगे? ये हमें पांचों के पांचों मिलकर 30 नंबर देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य कि आज अपन इस क्लास के माध्यम से 30 नंबर का रिवीजन करके जाने वाला है। ठीक है, तो आप सभी तैयार रहिए। जैसे जैसे मैं आपको बताते हुए चलूं, वैसे वैसे आप मेरी चीजों को सुने और समझने की कोशिश करें। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अध्याय 5, जैव पराक्रम, लाइफ प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के अंदर बेटा टोटल 8 नंबर का चैप्टर है। सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर यही है हमारे बायोलॉजी के अंदर कि टोटल 8 नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर से हमारे एग्जाम के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसे आप एमसीक्यू बोलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा चैप्टर जो सारी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को लगभग कवर करते हुए चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक 32 क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये अपन बाद में बात करते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायक है। जो अपना प्लांट्स होता है, उस प्लांट्स के अंदर जो जाइलम होता है, ये किस काम में आता है? तो आप कहोगे जाइलम मतलब जय आ रहा है, जय से हमने पढ़ा था जल। तो जो आपका पादप के अंदर जाइलम है बेटा, वो किसके काम में आता है? जल का वहन करने के काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपन करेक्ट मानेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, किडनी या फेफड़े? तो हमें पता है कि जो उत्सर्जन तंत्र की इकाई है वो हमने किसे पढ़ी थी? नेफ्रॉन को पढ़ी थी। तो यहाँ पर नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर 2 आप क्या बोलेंगे बेटा? सही बोलेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है बेटा? हमें पता है आरबीएसई में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। इसलिए तो जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो बाय द वे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो आप कहेंगे उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आपका रुधिर होता है, जो रक्त होता है, वो लाल कलर का होता है। आगे बात करते हैं, पादप में फ्लोनम उत्तरदायक है। पादप में फ्लोनम उत्तरदायक है। पहले वाले सवाल में हमने पढ़ा कि पादप में जाइलम उत्तरदायक है। किस चीज के लिए? जल के वहन के लिए। और जो फ्लोनम है ये किसके लिए होगा? फिर भोजन के वहन के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर अपन क्या मानेंगे बेटा? सही मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब आपको पता है मनुष्य के अंदर अलग अलग टाइप्स के तंत्र पाए जा रहे हैं, तो ये आमाशय कौन से तंत्र का भाग हो सकता है? तो आप कहोगे आमाशय पाचन तंत्र का हो सकता है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर पाचन तंत्र दिया हुआ है क्या? तो आप कहोगे पाचन तो नहीं दिया गया, पोषण से दिया गया है।
ठीक है ना। पाचन तो नहीं दिया गया पर पोषण से दिया गया है, तो हम बोलेंगे हाँ पोषण और पाचन लगभग रिलेट कर रहे हैं, इसलिए पोषण तंत्र का भी अंक हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही मानेंगे। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि मानव में फुसफुस किस तंत्र का भाग है। जैसे ऊपर हमसे आमाशय से पूछ लिया, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है फुसफुस किस तंत्र का भाग है, तो जनरली हम बोलेंगे श्वसन का है। ठीक है ना, तो 4th ऑप्शन आपका अपन यहाँ पर सही मानेंगे। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हाँ, एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है, इसलिए अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, औरों की तुलना में इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। संकुचन के समय हृदय के ऊपर रक्त के पश्च प्रभाव को रोकता है। जब हृदय पंप करता है तो अंदर का जो रक्त है वो पश्च प्रभाव को रोकता है। ध्यान से पढ़ना, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रभाव को रोकता है। कौन रोकता है हृदय के पश्च प्रभाव को? तो आप बोलेंगे कि आप बोलेंगे वल्ले। आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है ना, एक तो आलिंद नील्य पढ़ा होगा, ये तो अलग है, पर एक वल्ले क्या करता है कि जब संकुचन होता है हृदय के अंदर, तो हृदय के अंदर ब्लड है उसको पीछे की तरफ नहीं जाने देता, पीछे के प्रभाव को रोकता है। तो इसका फर्स्ट आंसर आप सही मानेंगे वल्ले। मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है ना, मैं किडनी बोल रहा हूँ, यहाँ पर वक्कर लिखा हुआ है कि मनुष्य में वक्कर एक तंत्र का भाग है, तो किसका? उत्सर्जन का। जनरली किडनी कौन से तंत्र से रिलेट करेगी? उत्सर्जन से। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर अपन क्या मानेंगे? सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है। हमारे शरीर के अंदर भोजन किस रूप में संचित रहता है? बोलिए, जल के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, मंड के रूप में या रक्त के रूप में? तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो हमारा खाना है वो स्टोर रहता है। ऑप्शन नंबर 2 सही मानेंगे। आगे अपन बात करते हैं बेटा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब क्या था? एक ऐसा पोषण विधि जिसके अंदर जीव अपना खाना स्वयं बनाता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या जरूरी है? CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। हम कहेंगे स्वपोषी पोषण को इन तीनों चीजों की आवश्यकता होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी अपन सही मार्क करेंगे। जहां तक आपको याद आ रहा हो, स्वपोषी पोषण में हरे पौधे आते थे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते थे, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए था, जल भी चाहिए था, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए था और क्लोरोफिल भी चाहिए था। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, कोई भी अंक दे देगा फिर पूछेगा कि कौन से तंत्र का भाग है। जैसे हमने पीछे स्लाइडों के ना 2 ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बात करी थी, और इसी में भी एक पर करी अभी मनुष्य वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किडनी किससे रिलेटेड थी? उत्सर्जन से। ऐसे हमसे ये पूछ रहा है कि हृदय एक तंत्र का भाग है, कौन सा है वो? तो आप कहेंगे परिवहन। ऑप्शन नंबर 4 सही मानेंगे, परिवहन। आगे हम बात करते हैं, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है ना, येलो कलर का होता है जनरली। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, जब अपन खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा जो डाइजेशन है खाने का वो कहाँ होता है? तो आप कहेंगे छोटी आंत में होता है। ठीक है ना, छोटी आंत में होता है। आगे आपसे ये पूछ रहा है कि निम्न में से जैव उत्प्रेरक है। अब जैव उत्प्रेरक कौन सा? अम्ल, एंजाइम, क्षारक या लवण? तो आप कहेंगे एंजाइम। एंजाइम जैव उत्प्रेरक ही तो होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 14 MCQ हो गए। आगे अपन और देख लेते हैं, तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड 15वां क्वेश्चन कि मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मनुष्य की जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग क्या होता है? बोलिए। सूत्रांक होता है, छोटी आंत। छोटी आंत का ही दूसरा नाम यहाँ पर हमने लिख के रखा है सूत्रांक, और एक होगा वद्रांत, बड़ी आंत। ठीक है ना, एक होगा वृद्धनांत जो होगी बड़ी आंत, सूत्रांक छोटी आंत। आगे हम बात करते हैं, मछली का मुख्य श्वसन अंग होता है। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो गिल्स होता है, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? क्लोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लोम। ऑप्शन नंबर 3 सही माना जाएगा। अगर एग्जामिनर क्लोम नहीं लिख कर देता है तो वो गिल्स लिख कर देगा। ठीक है,
किस वाहिका में वल्ले नहीं पाई जाती है? ऐसी कौन सी वाहिका है जिसके ना वल्ले नहीं पाई जाती, बोलिए। तो आप कहेंगे धवनी के अंदर वल्ले नहीं पाई जाती, धवनी वाहिका में वल्ले नहीं पाया जाता है। पादप में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? देखो हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा था कि फ्लोनम का क्या काम था, आपने कहा भोजन का परिवहन करने का, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है, आंसर वही रहेगा कि पादप में भोजन का वहन कौन करता है, आदान प्रदान कौन करता है, तो आप कहेंगे फ्लोनम करता है। कौन करता है भैया? फ्लोनम करता है। बोलिए, इतनी बातें आपके क्लियर हो रही होंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड सही मानेंगे। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? याद रखना, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंजाइम वाले, तो वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? तो आप कहेंगे लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर 2 याद रखना, वसा का पाचन लाइपेज करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला सा है। अगला 20वां क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर खाना बना रहे थे, ठीक है ना, तो वो खाना तो बन रहा था जो ग्लूकोज था, पर ऑक्सीजन बाहर निकलता, वो ऑक्सीजन किसके टूटने से बाहर निकल रहा था? तो आप कहेंगे पानी के विखंडन से, जल से, ठीक है। अगला आपका 21वां क्वेश्चन रहेगा कि रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक लाने वाली वाहिका कहलाती है। रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिका कौन सी थी, याद कीजिए। तो आप कहेंगे कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, धवनी होगा। क्या होगा बेटा? धवनी होगा, कि रुधिर को हृदय से शरीर में अंकों तक लाने के लिए एक वाहिका कार्य करती है, जो कि हमारी कौन सी है, धवनी, जो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। आगे अपन क्वेश्चन की बात करें 22वें की, तो पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? जनरली हमें पता है कि पित्तरस स्रावित तो कहाँ होता है, यकृत में, पर ये स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। याद रखिएगा, संचित कहाँ होगा, पित्ताशय में, और स्रावित कहाँ होता है, यकृत में। यकृत पित्तरस स्रावित करता है, और पित्तरस भंडारित कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, आप कहेंगे पित्ताशय में। ठीक है, 22 तक क्वेश्चन आपके हो गए अच्छे से। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां, कि रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जो ब्लड की क्लोटिंग करती है, रक्त का थक्का जमा देती है। जैसे हमारे हाथ कटता है तो कुछ समय बाद रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो काम किसका था बेटा, प्लेटेट्स का था। किसका था, प्लेटेट्स का था, जिसको आपने रक्त बिंबाणु भी बोला होगा। ठीक है ना, दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है, प्लेटेट्स भी और रक्त बिंबाणु भी। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अभी अपन ने पीछे किया था, क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सूत्रांक में होगा, छोटी आंत में। ठीक है ना, कहाँ होगा, सूत्रांक में होगा, जिसको अपन छोटी आंत बोलते हैं। अम्बीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? आपने अम्बीबा का पाचन क्रिया पढ़ी होगी, तो अम्बीबा खाना लेता है, तो वो खाना लेने वाला जो पार्ट है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप कूट पार्ट या पादव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही मानेंगे। ठीक है, 26वां क्वेश्चन, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथि। और इस आमाशय के ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा 26वां क्वेश्चन तो इतना ही है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे आमाशय में पाई जाती है भैया। और आमाशय में कौन सा अम्ल है, आप कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। वह पराक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाती है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको आप कहते हैं श्वसन। ऑप्शन नंबर सी सही मानेंगे। इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? आपने दो तरीके के श्वसन पढ़े होंगे, वायवीय और अवायवीय। तो आपसे पूछ रहा है इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनेगा, तो आपको पता है इथेनॉल अवायवीय श्वसन के अंदर जनरली बनता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछ रहा है कि अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद क्या बनता है, तो अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद एथेनॉल बनता है। ठीक है ना, एथेनॉल बनता है, याद रखिएगा। अगला फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30, कि स्वास्थ्य शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक ह्यूमन बॉडी का? तो आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर सी सही मानेंगे। याद रखना, आने वाला सा क्वेश्चन है कि स्वस्थ शरीर का, हेल्दी बॉडी का सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। ठीक है ना, ये आप याद रख लेंगे। 30वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाला सा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 31वां लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का एमसीक्यू का,
कि फुसफुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, ध्यान से सुनना, आपने फुसफुस के अंदर छोटी छोटी वाहिका देखी होगी, नलिका के रूप में विभाजित होती है, अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी संरचना कहलाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि फुसफुस के अंदर स्थित वाहिका छोटी छोटी नलिकाओं में आगे जाकर विभाजित हो जाती है और उनके अंतिम सिरे होते हैं वो गुब्बारे जैसे आपको दिखाई देते हैं, तो उसको आप क्या कहते हो बोलिए? तो आप कहेंगे हम उसको वायु कूपिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही मानेंगे, वायु कूपिका कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा 31 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, जो इस चैप्टर के जितने भी हमें अच्छे अच्छे मिले वो हमने आपको सेलेक्ट करके बताए थे। आगे हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट की, क्योंकि हमने बात करी थी कि जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर से हमें बहुत से वेराइटीज के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। पहला एमसीक्यू देखने को मिल रहा था, हमने एमसीक्यू के ऊपर बात कर ली, अब हमें बात करनी है वेरी शॉर्ट के ऊपर। तो चलिए फिर वेरी शॉर्ट की तरफ चलते हैं। एग्जाम टाइम है, आपका समय कम बर्बाद करेंगे, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देने पर फोकस करेंगे। तो वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र का नाम बताओ। ये भी क्वेश्चन आने वाला सा है कि ब्लड प्रेशर किससे मेजर करोगे। एक क्वेश्चन तो ये आने वाला सा है कि नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना होता है, स्वास्थ्य शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120/80 mmHg। और एक आपसे ये पूछ सकता है कि रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है, तो आप कहोगे स्पाइनोमैनोमीटर, स्पाइनोमैनोमीटर, ठीक है ना, स्पाइनोमैनोमीटर। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मैं बार बार कह रहा था कि एंजाइम का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप याद रखें। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइमेज पाया जाता है, ठीक है ना। लार में कौन सा एंजाइम बेटा, लाइमेज। आगे बात करते हैं, जटिल मंद स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। आप जनरली जटिल कोई भी स्टार्च खाते हैं, उसको सरल शर्करा में बदलने का कार्य कौन करता है, बोलिए? एमाइलेज ही तो करता है, ठीक है ना, लारीय एमाइलेज ही तो करता है। तो ये याद रखना है कि जो जटिल मंद स्टार्च है उसको सरल शर्करा में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम कर रहा था, आपका लारीय एमाइलेज कर रहा था। ठीक है, आगे अपन बढ़े तो मछली के हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं, तो जनरली 2 कोष्ठक होते हैं मछली के हृदय के, जबकि मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं बेटा, 4 होते हैं, ठीक है ना। चौथे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो आप कहेंगे 2, और मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बेटा, 4, ठीक है। फिर हम आगे बात करें कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जक पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये पूछ रहा है कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जक पदार्थ कौन सा है जो हमें बाहर निकालना ही होता है, तो आप कहेंगे यूरिया। क्या होता है बेटा, यूरिया, ठीक है। आगे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 कि सूत्रांक द्वारा अवशोषित वसा का वहन किस तरल द्वारा होता है। सूत्रांक मतलब छोटी आंत द्वारा जो वसा का वहन किया जाता है वो किस तरल द्वारा होता है, तो आप कहेंगे लसिका द्वारा होता है, ठीक है ना, लसिका द्वारा आपके वसा का वहन होता है। आगे अपन बात करें जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जठर रस में जनरली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ मिलता है हमें, हमारे आमाशय के अंदर मिलता है। आगे अपन बात करते हैं नौवां क्वेश्चन कि सूत्रांक में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ये एंजाइम वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर कि छोटी आंत में जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो कौन सा एंजाइम करता है, तो आप कहेंगे ट्रिप्सिन। कौन करता है बेटा, ट्रिप्सिन करता है। पत्तियों का हरा रंग किस वक्र के कारण होता है, पत्तियों का जो कलर हरा होता है वो किसके कारण होता है बेटा, हरित लवक, जिसको आप क्लोरोफिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। हरित लवक याद ना हो तो क्लोरोफिल याद रखना ना, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही जो आपकी पत्ती होती है उसका रंग आपको जनरली कैसे देखने को मिलता है, हरा देखने को मिलता है। आगे हम बात करें यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस आहार नाल के किस भाग में भेजते हैं। जो यकृत है जो बाइल जूस स्रावित कर रहा है जिसको आपने पित्तरस बोला था, और अग्नाशय रस स्रावित करता है, ये दोनों अपने जो स्रावित रस है वो कहाँ भेजते हैं, तो आप कहेंगे सूत्रांक में भेजते हैं भैया, छोटी आंत में भेजते हैं, ठीक है। आपने जनरली एक चीज पढ़ी होगी कि कोई भी चीज टूटती है तो हम उस टूटती हुई मतलब कि कोई भी चीज अपन तोड़ते हैं तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है हम उसको क्या बोलते हैं, एटीपी तो बोलते हैं। तो देखिए 1 मोल एटीपी के विखंडन से कितनी ऊर्जा मोचित होती है। जनरली ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को बहुत कम मिलेगा, पर हैज ए रिवीजन के लिए आपके स्लाइड के ना हमने एडजस्ट कर दिया कि 1 मोल एनटीपी के विखंडन से कितनी ऊर्जा मोचित होगी, तो आप कहोगे 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है ना। हर मोल इतनी एनर्जी क्या होगी, मोचित होगी। आगे अपन बात करते हैं बेटा 13वां क्वेश्चन कि मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है।
मानव उत्सर्जन की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाएगी, तो आप होगे नेफ्रॉन। ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किन्हीं दो एकक कोशिकीय जीवों के नाम बताइए। एकक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं जिसके अंदर केवल और केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, तो आप कहेंगे अम्बीबा और पैरामीशियम। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों एकक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है ना, एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे अपन, तो हमें अगली स्लाइड के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 देखने को मिल रहा है कि अधिक काम करने पर पेशियों में किस कारण से दर्द होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अपन दौड़ते हैं, दौड़ने के कारण हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो वो किसके कारण होता है, तो हम कहेंगे लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। जब हमारी पेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल जमा होना स्टार्ट कर देता है जिसके कारण हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फेफड़ों में गैसों O और CO2 का विनिमय कहाँ होता है। फेफड़ों में जो O2 है, ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड, उसका विनिमय कहाँ होता है, तो आप कहेंगे वायु कूपिका, वायु कूपिका में होता है। ठीक है ना, 16वें क्वेश्चन में हमें ये कह रहा था कि फेफड़ों में जो गैस का विनिमय होता है वो कहाँ होता है, तो आप कहेंगे वायु कूपिका में होता है। फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को आप क्या कहोगे, फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे वायु कूपिका कहेंगे भैया। ठीक है ना। आरबीसी का रंग कौन से वक्र की उपस्थिति से लाल होता है। अभी अभी अपन पीछे बात कर रहे थे कि आरबीसी का जो कलर है वो लाल होता है, किसके कारण से बेटा, हीमोग्लोबिन के कारण से। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन वक्र की उपस्थिति से जो आपका आरबीसी का रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। आगे हम बात करते हैं कोशिका की ऊर्जा मुर्दा किसे कहते हैं, कि कोशिका की जो ऊर्जा मुर्दा है, मेजर करने की जो चीज है, वो अपन किसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं, जिसका पूरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंडीनोसिसी ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, एंडीनोसिसी ट्राइफॉस्फेट। आगे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 20 कि आमाशय में, ठीक है, आमाशय में किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, कि आमाशय के अंदर भी तो प्रोटीन का पाचन होता है आंशिक रूप से, तो वो कौन से एंजाइम के कारण होता है, तो आप कहोगे पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। ठीक है ना, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। श्वसन में ग्लूकोज का पाइरूट में विखंडन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है, तो आप कहेंगे कोशिका द्रव में होता है। श्वसन में ग्लूकोज का जो पाइरूट में विखंडन होता है वो किस भाग में होता है, तो आप कहेंगे कोशिका द्रव में होता है। अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 22 कि आहार नलिका के प्रत्येक भाग में भोजन की नियमित प्रवाह होने के लिए कौन सी गति आवश्यक है। आहार नाली में जो प्रत्येक भाग में जो भोजन की गति होती है वो गति किसके कारण, जो नियमित प्रभाव होता है भोजन का वो कौन सी गति के कारण होता है, तो आप कहेंगे करम कुंचन गति के कारण। ठीक है ना। आगे अपन बात करें सूत्रांग के आंतरिक स्तर पर उंगली नुमा प्रवृत्त पाया जाता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, छोटी हाथ के अंदर उंगली जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको आप क्या कहते हो बेटा, दीर्घरोम कहते हो। पत्तियों में रदनत का खुला एवं बंद होने का कार्य किन कोशिका द्वारा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पत्ती के अंदर एक छोटा सा छेद पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रदनत बोलते हैं, स्टोमेटा। तो वो गैस जब बाहर निकालता है या अंदर लेता है तब उसका जो द्वार है वो खुला हो जाता है, और जब उसको ऐसा काम नहीं करना होता है, गैस का विनिमय नहीं करना होता है, तो उसका द्वार बंद हो जाता है। तो ये जो द्वार खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये किन कोशिका द्वारा होता है, तो आप कहेंगे द्वार कोशिका द्वारा ये सारी की सारी क्रिया होती है। पादप में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद किस भाग में संचित होते हैं। हमसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पादप के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे रेजिन और गोंद, ये किस भाग में संचित होते हैं, तो आप कहेंगे पुराने जाइलम में। ठीक है ना। तो आगे अपन बात करें 26वें क्वेश्चन की तरफ कि उभयचर या बहुत से सरीसृप जंतुएं अनियमित तापी जंतुओं में कितने कोष्ठक हृदय होते हैं, मतलब हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं कौन से उभयचर जंतुओं में, तो आप कहेंगे 3 होते हैं उनके पास। याद रखना, मछली के हृदय के 2 कोष्ठक थे, और जो ये उभयचर होते हैं इनके 3 होते हैं, और मनुष्य है इनके हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं बेटा। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं 27वां क्वेश्चन कि जैव पराक्रम को परिभाषित कीजिए, तो हम कहेंगे सजीवों के वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं वह जैव पराक्रम कहलाते हैं।
सजीवों के द्वारा वह सारे कार्य जो उनको जीने के लिए मदद करें, वो सभी के सभी कार्य क्या कहलाएंगे बेटा? जैव पराक्रम कहलाएंगे। जैसे कि सांस लेना, पोषण, परिसंचन, उत्सर्जन, ये सारे के सारे एक जैव पराक्रम के ही हिस्से हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा, पाइरूट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा बनती है। ये क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? आपने देखा होगा कि पाइरूट है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में, तो वो कहाँ, कोशिका के किस भाग में होती है ये क्रिया? तो आप कहेंगे माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है भैया? जनरली हम कहेंगे ग्लाइकोज के रूप में संचित होता है। हम आगे भी पढ़ के आए हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30, मानव में पचित भोजन से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? कि हमने खाना खा भी लिया, डाइजेस्ट भी हो गया, और वो जो पचा हुआ खाना है उसके अंदर से पानी और खनिज का जो अवशोषण होगा वो कहाँ होगा? तो आप कहेंगे बद्रांत में होगा, जिसे अपन बड़ी आंत कहेंगे। ठीक है ना, छोटी आंत में तो जनरली क्या होता है, आपके जो प्रोटीन है, वसा है, उनका अवशोषण होता है, और बड़ी आंत के अंदर जो उसके ना पानी है, खनिज लवण है, उनका जनरली क्या होता है बेटा? अवशोषण होता है। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, पादप में भोजन किस रूप में संचित रहता है? जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसके ना भोजन किस रूप में संचित होता है? जैसे हमारे मानव शरीर के अंदर तो ग्लाइकोज के रूप में होता है, वैसे पौधों के अंदर तो देखिएगा, पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। याद रखना, पादप के अंदर जो उनका भोजन है वो स्टार्च के रूप में संचित होगा। ठीक है ना, मंड स्टार्च के रूप में संचित होगा। पादपों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? कोई आपसे पूछ ले कि पौधों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, तो आप क्या कारण देंगे? ठीक है, पादपों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? तो देखिए, पादपों के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। पादप में नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग वो कब करते हैं? प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ठीक है ना, ऐसी चीज बनानी जिसके ना प्रोटीन हो या कुछ और यौगिक बनाने, उनको बनाने के लिए पादप को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 कि रुधिर में प्लाज्मा का क्या कार्य है? जो हमारा रक्त है उसके अंदर प्लाज्मा का क्या कार्य है? तो आप कहेंगे रुधिर एक तरल माध्यम, प्लाज्मा रुधिर का एक जो तरल माध्यम है। मैं आगे कह रहा था कि जो रुधिर के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है, येलो कलर का होता है। तो ये क्या करता है? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनीय वन्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ठीक है ना, ये इन सभी का वहन करने में कार्य करता है। प्लाज्मा का कार्य क्या है? जनरली भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थ हैं उनका विलीन रूप से वहन करने का काम किसका है? प्लाज्मा का है। कौन से जीव भोज्य पदार्थ का विखंडन शरीर के बाहर ही करके उसका अवशोषण करते हैं? ऐसे कौन से जीव हैं जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके विखंडन शरीर के बाहर ही करके उसको अवशोषण करते हैं? ठीक है ना, अपन बात करेंगे ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो खाना होता है उसको शरीर के बाहर ही तोड़ते हैं और फिर अवशोषण करते हैं। तो हम कहेंगे इसके अंदर जनरली ईस्ट है, मशरूम है, आदि कवक। ठीक है ना, ये सारे के सारे ऐसे जीव हैं जो भोज्य पदार्थ का विखंडन शरीर के बाहर ही करके उसका क्या करते हैं बेटा? अवशोषण करते हैं। अगर आपको स्लाइड के ये अक्षर थोड़े से छोटे दिख रहे हो ना, तो आप जहाँ पर भी ये क्लास ले रहे हैं, चाहे ऐप के अंदर ले रहे हो चाहे यूट्यूब के अंदर ले रहे हो, तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, जो आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है ना, ऐसे तो आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद में इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप PDF से भी इसका रिविजन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा है? हमने पढ़ लिया कि जाइलम होता है, ये जल का वहन करता है, तो ये जल की गति के लिए इसके ना कौन सा बल होता है, कौन सा बल कार्य करता है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो याद रखना, पादपों में दिन के समय जाइलम में जल की गति के लिए वाष्प उत्सर्जन मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। अब सुबह के समय तो पादप में जो जल का वहन है, पादप के अंदर जो जल का वहन होगा वो तो वाष्प उत्सर्जन की प्रतिक्रिया द्वारा होगा, और रात के समय जल के वहन में मूल दाब विशेष रूप से प्रभावी होता है। दिन के समय तो वाष्प उत्सर्जन और रात के समय कौन? दाब, मूल दाब विशेष रूप से प्रभावी होता है। आगे बेटा अपन बात करते हैं एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है ना, एग्जाम के ना क्वेश्चन आने वाला है कि एंजाइम क्या होता है, तो आप कहेंगे एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। पहली चीज तो ये याद रखने की जाइलम एक जैव उत्प्रेरक है, ठीक है ना, कैटलिस्ट है
जो अलग अलग जैव रासायनिक क्रियाओं की क्या बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है। जीव भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करने के लिए जैव उत्प्रेरक एंजाइम का उपयोग करते हैं। अब जो आप खाना जटिल रूप में खा रहे हो उसको सरल रूपों में बदलने के लिए ये जैव उत्प्रेरक एंजाइम ही क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं। तो आपको पता चला एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा सकता है, और जो अपन खाना खाते हैं जटिल रूप में उसको सरल पदार्थों में तोड़ने में भी सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए भी जाइलम उत्तरदायिक, जाइलम क्या, एंजाइम उत्तरदायिक है। रक्त का दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? दोहरा का मतलब है दो बार। रक्त का दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे मनुष्य में रक्त परिवेह का प्रत्येक एक चक्कर में हृदय, मतलब कि मनुष्य के अंदर जो रक्त फ्लो होता है उसके एक चक्कर में हृदय रक्त में 2 बार आता है, उसे अपन दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण का मतलब है हृदय के अंदर ब्लड का 2 बार आना, ठीक है ना। दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या है कि हृदय के अंदर ब्लड का 2 बार आना, ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वसा का पाइसीकरण क्या होता है? वसा का पाइसीकरण क्या होता है? तो हम कहेंगे वसा के अणुओं की छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना पाइसीकरण या इमल्शन कहलाता है। वसा का जो अणु है उसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही क्या कहलाता है बेटा, पाइसीकरण कहलाता है या इमल्शन कहलाता है, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे अपन बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है पाचन को परिभाषित कीजिए। हम कहेंगे, अब देखो ये तो लिखी हुई चीजें हैं, इससे आसान परिभाषा हम ये बनाएं तो हम कहेंगे कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपन जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में क्या करते हैं बेटा, परिवर्तित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर तो जो चीजें लिखी हुई है वो तो किताबी भाषा में है, ये तो अपन पढ़ लेंगे अभी। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक शॉर्ट तरीके में समझना होगी पाचन क्या है। तो आप कहोगे पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जटिल खाद्य पदार्थ होता है, जो आप खाना खाते हैं, उसको सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया है पाचन, ठीक है। तो पाचन को परिभाषित कीजिए। देखिए हमने लिख के रखा है कि पाचन भोजन को छोटे अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है ना। जनरली क्या है कि भोजन को छोटे और अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा उत्तक वृद्धि मरम्मत के लिए कर सकता है। पाचन एक जीव क्रिया है जो लगभग सभी जीवों में पाई जाती है, ठीक है ना। आपको जो बेटर लगे वो लिख सकते हैं, अगर ये बढ़िया लगे तो ये लिखो, और ये नहीं लगे तो जो मैंने बोला है वो लिख सकते हैं कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपन भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो 40वां मेरे को लगता है कि आने वाला सा है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं, शाकाहारी जंतु कौन से, जो जनरली पेड़ पौधे से मिली हुई चीजों को खाते हैं। तो शाकाहारी जंतुओं की जो सूत्रांग होती है, छोटी आंत होती है, उनकी लंबाई ज्यादा क्यों होती है? जनरली क्वेश्चन पूछ ही ले कि शाकाहारी जंतु होते हैं इनकी छोटी आंत ज्यादा लंबी क्यों होती हैं? तो आप कहेंगे ये घास खाने वाले जंतु होते हैं, और घास के अंदर पाया क्या जाता है बेटा, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पचाना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। सेल्यूलोज का जो पाचन क्रिया है वो बहुत ज्यादा जटिल होती है, इसलिए सूत्रांग की जो लंबाई है वो हमें क्या, जो सूत्रांग की लंबाई है वो ज्यादा होनी आवश्यक हो जाती है, ठीक है ना। जबकि अपन बात करें कि मांस खाने वाला जो जानवर होता है वो आराम से उसको डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत होती है वो शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। दोबारा से सुनना, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा क्यों होती है? तो आप कहोगे घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज पाचन के लिए लंबी सूत्रांग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेलुलोज का पाचन क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जबकि मांस का पाचन सरल हो जाता है। इसलिए मांस जैसे मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत क्या होती है भैया, छोटी होती है, ठीक है, लंबाई कम होती है। तो जनरली आपसे पूछ लेता है तो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। आगे अपन 41वें क्वेश्चन की बात करें कि भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका समझाइए, कि भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की क्या भूमिका है। तो देखिए अग्नाशय रस स्रावित करता है, मैं अभी भी कह रहा था कि अग्नाशय रस स्रावित करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, अग्नाशय रस में, और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है।
सूत्रांक में अमाशय से आने वाले भोजन अम्लीय होते हैं और अग्नाशय एंजाइम की क्रिया के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस उसे सारीय माध्यम देता है। अब देखो अग्नाशय रस के कितने सारे कार्य बता दिए कि अग्नाशय रस स्रावित करता है और इसके अंदर क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और एक हमारे पास लाइमेज एंजाइम भी होता है जो यहीं पाया जाता है और वो क्या करता है, वसा का पाचन करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए अग्नाशय रस की भूमिका अच्छी है हमारे भोजन के पाचन में, ठीक है ना। तो ये भूमिका है आपके अग्नाशय रस की हमारे पाचन के अंदर कि ये जनरली बहुत सारे रस स्रावित करता है, जिस रस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम पाया गया, लाइमेज पाया गया, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 42 कि दंत शरण क्या है। दंत शरण क्या है, तो आप कहेंगे दांतों के इनमेल तथा डेडिन के धीरे धीरे मुर्दीकरण के कारण दंतश्रय होता है, कि आपके दांतों के जो अमाइलेज पाया जाता है, ठीक है ना, आपके दांतों के अंदर जो अमाइलेज पाया जाता है या इनेमल कहते हैं आप उसे, तो वो दांतों के इनेमल का धीरे धीरे खत्म होने के कारण आपके दांत क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, दंत शरण कहते हैं। इसका कारण जीवाणुओं द्वारा शर्करा में क्रिया कर अमल बनाना है, ठीक है ना। छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह के अंदर लग जाते हैं दांतों में, जिसके कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, दंत शरण कहते हैं। प्लेटेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है, आपने पढ़ा था कि जो प्लेटेट्स हैं, जिसको आपने रक्त विमाणु बोला था, जो ब्लड की क्लोथिंग कर रहा था ना, तो वो क्रिया क्या थी उसको समझाने के लिए कह रहा है। तो शरीर से रक्त स्रावन होने पर प्लेटेट्स कोशिका चोट लगे स्थान पर जाल बनाकर रुधिर का धक्का जमाती है, जिससे रक्त का स्रावन बंद हो जाता है। प्लेटेट द्वारा अनुरक्षण कैसे किया गया कि शरीर में कहाँ से भी ब्लड बाहर निकल रहा है तो प्लेटेट कोशिका चोट लगे स्थान पर क्या करेगी, जाल बनाना स्टार्ट करेगी, जिससे रक्त का क्या बनेगा बेटा, थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने 43 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन किए हैं किसके बेटा, वेरी शॉर्ट के, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये चैप्टर ज्यादा नंबर का है, इसलिए हमने इसके ना क्वेश्चंस की जो वैरायटीज हैं वो बहुत ज्यादा रखी हैं। आगे अपन बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और जो आपके वेरी शॉर्ट है, इनके आंसर तो मैं लेकर आया था साथ में, और बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको बताकर जा रहा हूँ। इस क्वेश्चंस के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं और इनको याद करने हैं बेटा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी आप समझिए। ऐसे तो हम आपको रिवीजन और भी करवाएंगे छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से, पर एक बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने थे उसके लिए हमने ये किया कि जो छोटे क्वेश्चंस थे वो तो हमने साथ ले लिए, और जो बड़े वाले क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। इन सभी का सॉल्यूशन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं हिंट दे देता हूं कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के थे, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। तो आप लिख दोगे अगर एग्जाम के अंदर आएगा तो कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। और इन दोनों के बारे में आपको पता ही है कि ऐसा जीव जो अपना खाना खुद बनाए वो तो स्वपोषी, और ऐसा जीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता वह है विषमपोषी। आगे अपन बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ कि पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है, इस प्रक्रम की अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जनरली बेटा आपको प्रकाश संश्लेषण समझाना है, ठीक है ना। मैं आपको हिंट देते हुए चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करना है। तो पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है ये बताने के लिए बोल दे तो आपको जनरली यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण समझाना है, और उस अभिक्रिया में जो समीकरण बनती थी प्रकाश संश्लेषण की ना वो लिखनी है, ठीक है। आगे अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटनाओं को समझाइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला सा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटना कौन कौन सी है। तो आप कहोगे क्लोरोफिल द्वारा सूर्य का प्रकाश अवशोषित करना। ध्यान से सुनना, ध्यान मत भटकाओ कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुख्य घटना कौन कौन सी होती थी, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, पानी के अणुओं का हाइड्रोजन और पानी के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटनाओं को समझाने के लिए कहे तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। रदनत क्या है, पादप में रदनत खुलने व बंद होने की क्रिया विधि समझाइए। तो ये आपको एज इट इज मिल जाएगा। ऐसे तो हमें पता है कि रदनत क्या है, पत्तियों के एक सूक्ष्मतम छिद्र पाया जाता है, छोटा सा छेद होता है जो जनरली गैस का विनिमय करने का कार्य करता है, आदान प्रदान करने का कार्य करता है, और खुलने और बंद करने की क्रिया विधि आप देखिएगा।
एकक कोशिका जीव में पोषण विधि को समझाइए। अब एकक कोशिका जीव में दो जीव आपने पढ़े, एक तो अम्बीबा और एक पैरामीशियम, दोनों में से एक में समझा दो। देखो इसने तो अम्बीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाने के लिए कहा है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, एक नहीं है। मैंने ऐसे दोनों को कर दिया कि एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ सकता है कि एकक कोशिका जीव में पोषण की विधि समझाओ, तब तो आपके पास ऑप्शन है अम्बीबा में समझा दो, नहीं तो पैरामीशियम में, नहीं तो अकेला ही पूछ ले कि अम्बीबा में पोषण विधि को समझाओ, तो उसको तो समझाना ही है। आगे अपन बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कि पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों व सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? आप कहोगे मुंह है, ग्रसनी है, ग्रशिका है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुद्दा द्वार है, ठीक है ना। ये सारे के सारे अंग के तो है। दोबारा से सुनना कि पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। आप कहेंगे मुख है, ग्रसनी है, ग्रशिका है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुद्दा द्वार है। और सहायक ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, ये सारी की सारी ग्रंथि है। भोजन के पाचन में लार किस प्रकार सहायता करता है? तो देखिएगा पता चलेगा। ऐसे तो आपको पता है लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे अपन लारिय एमाइलेज कहते हैं, जो जनरली भोजन के अंदर जो अपना भोजन का पाचन होता है उसके अंदर लार मिलाने का कार्य करता है, जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है एमाइलेज। दोबारा से बोल देता हूँ, दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ कि भोजन के पाचन में लार किस प्रकार सहायक है। तो आपको पता होगा कि लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हमने क्या कहा था, उसको आपने कहा होगा लारिय एमाइलेज, जो जनरली क्या करता है, जटिल खाद्य पदार्थ उसको छोटे छोटे खाद्य पदार्थ में तोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि आमाशय से स्रावित अम्ल का नाम व कार्य बताओ। तो आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? जनरली आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसका कार्य आपको बताना। और इसी के नीचे ही 8वें में ही ये क्वेश्चन है कि मानव के आमाशय में पाचन क्रिया विधि को समझाइए। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्रावन नहीं होगा, समझाइए। देखो बेटा ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना ऑप्शनल है, एक क्वेश्चन नहीं है। अथवा लगाना भूल गए हम, यहाँ पर और लगेगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है ना, पर आंसर दोनों का लगभग सेम ही है। यहाँ तक आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये सारे क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं और फिर याद करने हैं, ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं सूत्रांक में पाचन क्रिया समझाइए। छोटी आंत में पाचन क्रिया कैसे होती है वो आपको समझानी है। हमारे शरीर में वसा का पाचन समझाइए, ये प्रक्रम कहाँ होता है। अब आपको ये समझाना है कि हमारे शरीर के अंदर वसा का पाचन कैसे होता है और ये प्रक्रम होता कहाँ है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको बतानी है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, मानव में पचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है, समझाइए। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसका अवशोषण कैसे होगा ये समझाना है। क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न पदों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का आरेख बनाइए। आपने एक आरेख पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर जिसके अंदर आप ग्लूकोज को पहले तो पाइरूट में तोड़ते हैं और पाइरूट फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में टूटता है। तो वो वाला फ्लो चार्ट आपको जनरली यहाँ पर बनाना है 12वें क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है वायवीय शोषण को परिभाषित कीजिए। वायवीय शोषण मीन्स जिसके अंदर खाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता हो, और वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को भी समझाना है। तो जनरली याद रखना वायवीय शोषण के अंदर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर टूटता है, प्लस में एनर्जी बाहर होती है। शोषण व प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है ये समझाना है 14वें क्वेश्चन के अंदर। 15वां क्वेश्चन वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है जलीय जीव शोषण किस प्रकार करते हैं। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जल में रहने वाले जीव हैं, वो शोषण किस प्रकार करते हैं आपको ये समझाना है, ठीक है ना। मैं जनरली इनके आंसर नहीं लेकर आया क्योंकि आंसर लेकर आता तो स्लाइडें और हो जाती और फिर ये क्लास बहुत लंबी चली जाती है और हमें क्लास छोटी करनी है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको जनरली एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे और आप वहां से इजीली इनको पढ़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मानव में शोषण की क्रिया विधि को समझाइए अथवा मानव शोषण तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए। दोनों क्वेश्चन एक ही, जनरली आपको पता है कि इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में ऐसी चीजें पूछ सकता है कि मानव में शोषण की क्रिया विधि को समझाओ, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। कि मानव में जो दोहरा परिसंचरण होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण मैंने अभी भी बताया था कि जिसके अंदर हृदय के अंदर रक्त 2 बार आता है उसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो आपको जनरली वो समझाना है। और दूसरा, और इसी के अथवा में दिया हुआ है कि मानव हृदय में ऑक्सीजनेट और वी ऑक्सीजनेटेड रक्त के प्रभाव के प्रक्रम को समझाइए।
ठीक है ना, आपको मानव हृदय के ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कैसे होता है वो समझाना है। 19वां क्वेश्चन है लसिका क्या है, लसिका के 2 कार्य लिखिए। ठीक है ना, जनरली लसिका क्या है और लसिका के 2 कार्य लिखिए। फिर आगे अपन बात करते हैं शीरा व धवनी में क्या अंतर है। हमारे शरीर के अंदर 2 तरीके की वाहिकाएं पाई जाती हैं, शीरा और धमनी, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है ये आपको देखना। जनरली आपको पता होगा कि शीरा होता है ये रुधिर को अंकों से हृदय तक लेकर आता है, जबकि धमनी हृदय से अंकों तक हृदय को लेकर जाती है। एक अंतर तो मैं बताते हुए चल रहा हूँ कि शीरा तो जो ब्लड है वो शरीर के अलग अलग अंकों से हृदय में लेकर आएगा, जबकि धमनी हृदय से अलग अलग अंकों तक खून का प्रवाह करेगी या फ्लो करेगी। रक्तदाब किसे कहते हैं, क्या होगा यदि रक्तदाब उच्च हो जाता है, समझाइए। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन का महत्व लिखिए। ठीक है, जनरली आपको पता होगा वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, पानी का भाप के रूप में बाहर निकलना वाष्प उत्सर्जन है। पादप में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन समझाइए। तो जल का वहन तो कौन करेगा, आपका जाइलम, और खनिज लवणों के लिए आप देखिए। ठीक है ना, जनरली जल और खनिज लवणों के लिए अपना जाइलम ही उत्तरदायक है। आगे अपन बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24, जिसके अंदर आप बात कर रहे हैं कि पादप में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण समझाइए, मतलब फ्लोनम के बारे में आपको जनरली बताना है। 25वां क्वेश्चन ये है कि मानव रुधिर से नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थों के बाहर निकलने की क्रियाविधि को समझाना है, मतलब उत्सर्जन तंत्र को समझाना है। ठीक है ना, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर कि मानव रुधिर से नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि समझाओ, मतलब कि आपको उत्सर्जन तंत्र ही समझाना है। 26वां क्वेश्चन है कृत्रिम अवयव किसे कहते हैं, अपन जनरली आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं वो। ठीक है ना, अपवोह, और इसकी अथवा में ही एक और क्वेश्चन है कि अपवहन या कृत्रिम वक्र क्या है, आर्टिफिशियल जो किडनी है वो क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए, काम कैसे करता है और इसका उपयोग क्या है वो आपको समझाना है। आगे अपन बात करते हैं, मैंने कुछ डायग्राम के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, जनरली आ सकता है मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, और जो आपकी पत्ती के ना अनुप्रस्थ काट का नामिक चित्र है ये पूछ सकता है, जनरली पूछता नहीं है पर हम हैज ए सेफ्टी के लिए इसको ऐड करते हुए चल रहे हैं कि बाय द वे पूछ ही ले, तो एक बार आप देखते हुए चलना। जनरली हमारे एग्जाम के ना क्वेश्चन किसके, जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो जनरली पूछता है किसके, पाचन के, उत्सर्जन के, या आपका 30वां क्वेश्चन जो है हृदय का पूछ सकता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है पर पूछ सकता है। और 31वां वक्राणु की संरचना का नामिक चित्र बनाइए। ठीक है ना, वक्राणु की संरचना, जनरली जहां तक मुझे लगता है ना 29वां डायग्राम और 31वां डायग्राम एग्जाम में नहीं आना चाहिए, पर बाय द वे आ जाता है तो एक बार देख के तो चले जाना। मेरे अंदाज तक तो नहीं आएगा, 29वां और 31वां नहीं आएगा, मानव हृदय की कोई श्योरिटी नहीं है, आने पर आ सकता है। ठीक है ना, पर 29वां और 31वां नहीं आएगा। फिर 32वां मानव श्वसन तंत्र का नामिक चित्र। देखो चित्र तो चारों याद करने हैं, 4 तंत्र है आपके सिलेबस के अंदर, पाचन, श्वसन, परिसंचन और उत्सर्जन, इनके देखने हैं। परिसंचन के अंदर हृदय का चित्र आपको याद रखना है। तो बेटा ये हमारा जो पहला चैप्टर था बायो का, जिसको हमने बोला था जे पराक्रम, उसके क्वेश्चंस हमने देखे। ठीक है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट बन रहे थे, एमसीक्यू हैं, वेरी शॉर्ट हैं, वो सारे के सारे हमने करने की कोशिश करी। आगे अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है ना, जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा, आप उसको फाइंड आउट करें और रिवीजन करें। अगला चैप्टर बेटा हमारा है नियंत्रण एवं समावेव। अगला चैप्टर बेटा हमारा कौन सा है, नियंत्रण एवं समावेव, जो हमारे एग्जाम के अंदर जनरली 6 नंबर का आएगा, और इस चैप्टर से हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन के जो टाइप रहेंगे वो है एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाएगा। 6 नंबर का चैप्टर है, 5 क्वेश्चन जनरली हमारे एग्जाम के अंदर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए फिर बिना समय बर्बाद करते हुए हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए फिर इस बार मेरे को स्लाइड थोड़ी सी जूम करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, गंध का पता लगाने वाला ग्राही है, गंध का पता लगाने वाला ग्राही है, तो गंध का पता लगाने वाला ग्राही कौन सा होगा, बोलिए। आप कहेंगे सेकंड ऑप्शन होगा ग्राहग्राही। ठीक है ना, ग्राहग्राही स्वाद का पता, सॉरी गंध का पता लगाता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समावेय करने वाला तंत्र है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समावेय करने का तंत्र कौन सा है, तंत्रिका तंत्र, ये तो कंट्रोल करता है।
प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आप कहोगे मेरुरज्जु द्वारा। किसके द्वारा बेटा? मेरुरज्जु द्वारा। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो आप कहेंगे मेरुरज्जु में बनते हैं भैया प्रतिवर्ती चाप। मानव शरीर का मुख्य समावेव केंद्र है। मानव शरीर का मुख्य समावेव केंद्र है, कौन सा है बेटा? बोलो, मस्तिष्क है। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6। मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने व भूख के केंद्र पाए जाते हैं? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जहाँ पर आप सुनने, सूंघने, ठीक है ना, कोई भी चीज की सुगंध ले पाते हो, वो देखने व भूख के केंद्र का पता चलता है? तो आप कहेंगे इसका आंसर आप बोलेंगे पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क से हमें बताता है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ठीक है ना, जनरली ये 6 क्वेश्चन थे। आगे 7वां क्वेश्चन देखिएगा। मेंडुला ओब्लिगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? मेंडुला ओब्लिगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो जनरली आप कहेंगे कि ये पाया जाता है कहाँ बेटा? पश्चिम मस्तिष्क में। ठीक है, अनुमस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? कोई आपसे पूछ ले अनुमस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमें कह रहा है सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसी संतुलित क्रिया मनुष्य मस्तिष्क के 2 मिनट रुकिएगा, हाँ दोबारा से देखिएगा। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसी संतुलित क्रिया में मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? आप सीधे चल रहे हैं, एकदम साइकिल चला रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो गतिविधि है ये मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आप कहेंगे ये सारी की सारी चीजें अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। 10वां क्वेश्चन है, सोचना, तर्क शक्ति, याददाश्त के केंद्र होते हैं। ठीक है ना, आप कोई भी चीज पढ़ते हो वो आपके दिमाग के अंदर लंबे समय तक रहे, याददाश्त, सोचना, कोई तर्क शक्ति देना, ये सारे के सारे केंद्र कहाँ होते हैं? कौन सा पार्ट माइंड का भाग करता है इसके अंदर? तो आप कहेंगे अग्र मस्तिष्क। ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क। अंतरस्रावीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ कहलाता है। अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित रासायनिक पदार्थ है वो क्या कहलाता है बेटा? जनरली आपका वो आपका कहलाता है हार्मोन। हार्मोन द्वारा ही तो बहुत सारी गतियां हमारे शरीर की नियंत्रित की जाती है। ठीक है, शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं आप? मास्टर ग्रंथि के नाम से तो एक ही ग्रंथि जानी जाएगी, जो कि आपकी कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है ना, यहाँ पर देखने का कोई दिक्कत नहीं था, वहीं पर ही थी। नर जनन हार्मोन है, नर जनन हार्मोन के कौन सा है? तो आप कहेंगे टेस्ट्रोजन। नर जनन हार्मोन तो यही है। मादा जनन हार्मोन कौन सा है आपका? आप कहेंगे मादा जनन हार्मोन आपके लिए हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है ना, नर जनन हार्मोन तो टेस्ट्रोजन और मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन। थायरोक्सिन हार्मोन उत्तरदायी है। थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी है? जनरली ये आपका आयोडीन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा? आपके शरीर के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपके रोग होगा कौन सा? गोइटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही मानेंगे, गोइटर। आगे अपन बात करें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनरली हम कहते हैं कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज होती है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आप कहेंगे पादप हार्मोन के नाम से हम किसे जानते हैं? साइटोकाइलिन को जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही मानेंगे। यहाँ पर आपको एक तो 13वां क्वेश्चन एग्जाम में देखने वाला सा है कि मिल सकता है, एक 14वां क्वेश्चन मादा जनन हार्मोन, एक थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग? गोइटर या गलखंड, और एक इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? मधुमेह। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारे एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, हमारा जो दिमाग है वो किस चीज के लिए उत्तरदायी है? आप कहोगे सोचने के लिए बिल्कुल, हृदय स्पंदन के लिए बिल्कुल, शरीर का संतुलन बनाने के लिए बिल्कुल, तो मैं कहूंगा उपयुक्त सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क काम करता है तभी शरीर सारी की सारी क्रियाएं परफेक्ट रूप से हो पाती है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारी है रिक्त स्थान की। ठीक है ना, तो देखिएगा
जंतुओं में नियंत्रण एवं समावेय खालिस्तान तथा खालिस्तान उत्तक द्वारा किया जाता है। जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समावेय की क्रिया है वो कौन से दो उत्तकों के कारण होती है? तो आप एक तो कहोगे अपना तंत्रिका और एक पेशी, ये दो उत्तक द्वारा होती है। ग्राही प्राय हमारी खालिस्तान में स्थित होती है। जो ग्राही होती है वो कहाँ स्थित होती है? जनरली ज्ञानेन्द्रिय क्रियाओं के ज्ञानेन्द्रियों में स्रावित होती है, ठीक है ना। ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये नहीं है हमारे पास, क्रियाओं क्या नहीं है, इतना ही है कि ग्राही है, ये जनरली कहाँ स्थित है? ज्ञानेन्द्रिय में स्थित है, ठीक है। लिखना, बात करने वाला, लिखना, बात करना, ताली बजाना खालिस्तान का उदाहरण है। तो ऐच्छिक क्रिया का उदाहरण है ये सारे के सारे। परिधीय तंत्रिका तंत्र खालिस्तान तथा खालिस्तान तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र है जनरली कापालीय या मेरू तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। पांचवा क्वेश्चन, पेशीय कोशिकाओं में विशिष्ट प्रोटीन होता है जो उनकी खालिस्तान एवं, यहाँ पर एक और ब्लैंक स्पेस आएगा, खालिस्तान एवं खालिस्तान बदल देती है। पेशीय कोशिकाओं में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जो दो चीजों को बदलती है, एक तो आकृति और एक अवस्था, ठीक है ना। यहाँ बदलने से पहले एक वो आना चाहिए था, फिल इन द ब्लैंक्स, वो नहीं आया है। आप एडजस्ट करना कि जो पेशीय कोशिका के अंदर जो विशिष्ट प्रोटीन है, चलिए फिर अपन बात कर रहे थे कि जो पेशीय कोशिका में विशिष्ट प्रकार का जो प्रोटीन पाया जाता है वो जनरली दो चीजों को बदल देती है, एक तो आकृति और एक अवस्था। आगे अपन बात करते हैं कि जो नौवृद्धि की दिशिक गति है वो खालिस्तान के कारण होती है, तो वृद्धि के कारण होती है इसकी गति, ठीक है ना। पादप में हार्मोन खालिस्तान विधि द्वारा किया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। पादप में जो हार्मोन है वो किस विधि द्वारा अलग अलग भाग में पहुंचते हैं? तो वो आप कहेंगे विसरण, ठीक है। संदेश संचरित करने के लिए तंत्रिका तंत्र खालिस्तान आवेग को प्रयुक्त करती है। तो संदेशे भेजने के लिए वो किसका उपयोग करती है? विद्युत आवेग का, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जो भी मैसेज है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो भेजने का कार्य करती है। आगे बेटा अपन बात करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे, ठीक है। एक बार आप इतनी सारी चीजों को देखिए।